तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और हम फिर आज आए हैं वही साइंस का क्वेश्चन लेकर, विज्ञान मंथन पार्ट 7। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से इसका रिवीजन, समय कम और फ़ायदा ज़्यादा, तो वो काम करेंगे हम लोग। देखेंगे किस तरह से मुश्किल से 7 से 8 से 10 मिनट के अंदर, 8 से 10 मिनट के अंदर हमारे पास 30 से 35 क्वेश्चन का रिवीजन क्विक होगा। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेन, सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेन। क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। आते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो अंडाणु होता है, जो स्त्रियों में मुख्यतः पाया जाता है ओवम। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अगर की बात करें तो वो अंडाणु है, ओवम। तो कहता है दूसरा क्वेश्चन कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो अंडाणु है, ठीक है, ओवम, स्त्रियों में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? जिंदा कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। तुम लोग काम कर रहा है अपना? हाँ करो। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। आते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। कहता है कि जीव द्रव की खोज कौन किया था? तो डुजार्डिन। जीव द्रव की खोज डुजार्डिन किया था। याद रखो, जीव द्रव की खोज कौन किया था? डुजार्डिन। तुम लोग भी बोलो। जीव द्रव का नामकरण कौन किया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव का नामकरण कौन किया था? कब? 1839 में, ठीक है। कोशिका भित्ति पाया जाता है किसमें? केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पाया जाता है केवल पादप कोशिकाओं में। सातवां क्वेश्चन पर आते हैं। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप और जंतु दोनों। पादप माने पेड़ पौधा, जंतु माने जानबे करते हैं। तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप और जंतु में। आते हैं आठवां सवाल की ओर। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? चींटी का अध्ययन है, चींटी का। तो मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? चींटियों का। अब रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम, कहता है कि रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? कहता है कि रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो अस्थि कैंसर, माने हड्डी में कैंसर धलेगा इसके कारण, ट्रांसियम 19 के कारण, ठीक है। रेडियो सक्रिय एक किरण है, तो ट्रांसियम 19 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो अस्थि कैंसर होता है। चलिए, क्या बोल रहा था तुम? कॉल आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? अभी रहो, बाद में बतियाएंगे। जिसका भी फोन आ रहा है बाद में बात करेंगे। चलिए, आते हैं 10वां क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में राइबोसोम का सबसे पहले संश्लेषण किसने किया था? तो नोमुरा। प्रयोगशाला में राइबोसोम का सबसे पहला संश्लेषण किसने किया था? नोमुरा ने। अब आते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर, ठीक है। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता, भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसको, माने कि कहने का मतलब हुआ कि भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो M.O.P. आयंगर
ठीक है। MOP आयंगर को कहते हैं। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की बात करें तो MOP आयंगर है। अब आते हैं 12वां क्वेश्चन, परखनली में DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो कोर्नबर्ग। कहता है कि परखनली में DNA का संश्लेषण किसने किया था? कोर्नबर्ग। परखनली में DNA का संश्लेषण किसने किया था? कोर्नबर्ग ने। सर, हाँ बोलो। बोला है सर, ये जो ये गाना निकला है, कौन? कुमारे ने गंगा नहाइले बानी। गंगा नहिले बानी, गाना निकला है जी, बाकी एक बार गंगा नहाइले बानी। गंगा नहिले बानी तो हम तो नहीं सुने हैं आज तक गाना। कहिए कौन फिल्म का गाना है? फिल्म के गाना नहीं, ऐसे गाना इससे अंकुश राजा गाया हुआ है, कुमार में गंगा नहाइले बानी। अच्छा, पता नहीं, हम तो नहीं सुने हैं, देखेंगे। क्या कुछ खास बात है क्या गाना में इसमें? खास नहीं, उसका अर्थ चाहिए जैसे कि बोला है, बाकी एक बार गंगा गूगल बाबा से पूछिए, उसका सारा अर्थ मिल जाएगा। गूगल बाबा से पूछिए, हमको तो नहीं मालूम है। ऐसे मालूम करने की कोशिश करेंगे। चलिए 13वां क्वेश्चन कति बोला है? गंगा जी का कहीं गाना होगा वो, गंगा नहाइले बानी। पता नहीं क्या। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कृत्रिम माध्यम पर उत्तकों का संवर्धन क्या कहलाता है? कृत्रिम माध्यम पर उत्तकों का संवर्धन क्या कहलाता है? तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। कृत्रिम माध्यम पर उत्तकों का संवर्धन क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। आते हैं 14वां क्वेश्चन, श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से प्राप्त होता है 38 ATP। श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से प्राप्त होता है 38 ATP। समझ गए? आते हैं 15वां क्वेश्चन, गर्दन में कोशेरुकी की संख्या कितनी है? गर्दन में कोशेरुकी की संख्या कै गो है? 7 गो है गर्दन में कोशेरुकू। कै गो है? 7। 16वां क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि पाया जाता है मस्तिष्क में। मस्तिष्क माने भेजा में, दिमाग में। पीयूष ग्रंथि पाया जाता है मस्तिष्क में। 17वां क्वेश्चन की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक की खोज कौन किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक जो प्रतिजैविक है उसका खोज किया था बॉक्समैन। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन था स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक की खोज बॉक्समैन ने किया था। अब आते हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन पर। कहता है कि हींग की प्राप्ति, हींग जो है उसका प्राप्ति पौधा के किस भाग से होता है? तो जड़ से होता है। किससे होता है? जड़ से। हींग का जो प्राप्ति है वो पौधा के जड़ से होता है, याद रखेंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि केसर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पवर्तिका। केसर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पवर्तिका जो है उसको हम खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी। बकरी, गाय, आदमी भी होता है कोई कोई जो शाकाहारी होता है, ठीक है, जो मांस का भक्षण नहीं करता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। दूसरा उपभोक्ता की बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? तो मांसाहारी होता है, ठीक है। और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी। अब क्वेश्चन आता है कि मधुमेह रोगी माने चिनिया बीमारी वाला लोग, तो मधुमेह रोग जो है शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो अग्नाशय को प्रभावित करता है, ठीक है। कहता है कि मधुमेह रोग किस चीज को प्रभावित करता है? तो अग्नाशय का। तुम कथी कर रहा है लिखा? हाँ, बड़ी मार खाएगा तुम लोग। देखो अग्नाशय का, यहाँ ध्यान दो। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम नाइट्रेट। चौक का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है। साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम सैफोनिफिकेशन है। साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम सैफोनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम सैफोनिफिकेशन है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, साबुन को दृढ़ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? Na2CO3। साबुन को दृढ़ बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? तो Na2CO3। प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक यूरिया। सबसे पहले अगर जो कार्बनिक यौगिक तैयार किया गया था तो वो यूरिया था, जो खेत में छीटा जाता है, यूरिया पोटास। लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं?
साउंड है, दवा भर एलोसोम। लिंग गुणसूत्र को हम कहते हैं, लिंग गुणसूत्र को एलोसोम कहते हैं, लिंग गुणसूत्र को एलोसोम कहते हैं। अब आएंगे हम लोग 27वां क्वेश्चन पर कि गर्भावस्था में लिंग परीक्षण हेतु किसका अध्ययन किया जाता है। अब इस पर केस हो जाता है। लिंग परीक्षण करता है, देखता है कि बेटी है तो उसको मतलब कि समझ लीजिए कि हटवा देता है। बेटी अगर होता है तो बहुत लोग जो है इसी के लिए लिंग परीक्षण होता ही है। बेटा होगा तो ठीक है, बेटी है तो हाँ कभी खलास करवा देता है। चलिए, तो गर्भावस्था में लिंग परीक्षण के लिए अध्ययन किया जाता है। उसको किस चीज़ का होता है, तो बार बॉडी नाम है, उसी का जो है परीक्षण किया जाता है। ठीक है, बार बॉडी का। अब आते हैं 28वां क्वेश्चन कि कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य या अनाज प्रजाति। ठीक है, मानव जो है वो सबसे पहले किस अनाज प्रजाति को उगाने का काम किया था कृत्रिम ढंग से? ट्रिटिकेल। ठीक है, ट्रिटिकेल क्या होता है? ट्रिटिकेल प्रजाति है, वह मतलब एक ये अनाज का प्रजाति है जो वैज्ञानिक जो है अपने उनका जो जहाँ पे ये था उगाए थे पेड़ को, पौधा को, वही तो ट्रिटिकेल है। ठीक है, अब आता है 29 नंबर की मूलर को 1946 में नोबेल पुरस्कार कहला मिला था। मूलर को 1946 में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? तो इन्होंने एक्स किरण के द्वारा उत्परिवर्तन हेतु, एक्स किरण के द्वारा उत्परिवर्तन हेतु इनको जो है मूलर को 1946 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की क्रोमोसोम किसका बना होता है? तो क्रोमोसोम जो है वह प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, तो यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा। चलिए, अब है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.4। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4 सॉरी। अब आता है 32 नंबर की फल शोध संस्थान कहाँ है? तो सबौर, जो भागलपुर में पड़ता है, बिहार के भागलपुर में। ठीक है, फल ये शोध संस्थान की बात करें अगर हम तो सबौर पड़ता है भागलपुर में। अब आता है सबसे पतली त्वचा कंजंक्टिवा। अब जानिए कि सबसे पतली त्वचा कंजंक्टिवा है, तो कंजंक्टिवा होता कहाँ है? तो आँख का जो ये जो पलक है ये वाला, यही कंजंक्टिवा है, ये सबसे पतली होती है। अगर हम बात करें सबसे मोटा चमड़ा का, सबसे मोटी चमड़ा, तो आपका पैर का जो तलवा है वो आपका सबसे मोटी चमड़ा है, पूरा बॉडी का होता है। ठीक है, सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ। जिराफ समझ रहे हैं ना, सबसे ऊंचा लंबा, ऊंट से भी होता है, एकदम प्लेन की तरह होता है लंबा। ठीक है, तो सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ हो गया। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 7 मई को। विश्व अस्थमा दिवस जो मनाते हैं वह 7 मई को, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखिएगा, पूरा आपको कंट्रोल हो जाएगा, पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि अगर हम किताब से पढ़ते हैं, बहुत लोगों का उसका भी अच्छा होता है, किताब से भी पढ़ते हैं तो दिमाग में घुसता है, लेकिन अगर हम वीडियो देखकर हम भी बोल रहे हैं, इधर बोल बोल के पढ़ा रहे हैं जो भी क्वेश्चन है, तो करने से आपका क्या होगा कि आपको याद करने का क्षमता, जो आपका दिमाग का जो ये है कैपेसिटी है, वो बढ़ जाता है और बहुत जल्द याद हो जाता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।